अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक नर्व इम्पल्स के रिलेटेड है, जो कि हमने आज डिस्कस करना है उसका एक्टिव पोटेंशियल। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कल हमने डिस्कस किया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, जब नर्व इम्पल्स जो है कंडक्ट नहीं हो रही थी और हमारा न्यूरॉन एक नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन के तौर पे एक्ट कर रहा था। आज हमने देखना है कि किस तरह नर्व इम्पल्स कंडक्ट करती है एक कंडक्टिंग न्यूरॉन के अक्रॉस मेम्ब्रेन के, और जिसको एक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो नर्व इम्पल्स को इनिशिएट कराने के लिए एक स्टिमुलस, अप्रोप्रिएट स्टिमुलस जिसे हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं, वो न्यूरॉन के एक एंड पे अप्लाई किया जाता है और जो है ये एक रिमार्केबल लोकलाइज्ड चेंज जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ले आता है। इसको रिमार्केबल लोकलाइज्ड चेंज क्यों कहा गया है? क्योंकि ये लोकलाइज्ड चेंज इसलिए क्योंकि ये सिर्फ मेम्ब्रेन के सरफेस के अक्रॉस ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में ये चेंज अकर हुआ है, इसीलिए इसको लोकलाइज चेंज कहा गया है। और ये सिर्फ एक ब्रीफ इंस्टेंट के लिए होता है। ये दिस चेंज अकर्स फॉर अ ब्रीफ इंस्टेंट कि जस्ट 2 to 3 मिली सेकेंड रिक्वायर्ड होते हैं ताकि ये पूरा एक्शन परफॉर्म हो जाए, यानी नर्व इम्पल्स कंडक्ट होकर इफेक्टर तक पहुंच जाए ताकि एक रिस्पॉन्स क्रिएट हो सके। और जो है हमारा न्यू पोटेंशियल जो है वो डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जो है वो रिप्लेस होता है एक्शन पोटेंशियल, और इसको हम एक्टिव और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स होता है। और इस स्टेट के दौरान इनर सरफेस, जिस तरह के हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की यहाँ मैंने कंडीशन शो की है, उसके बाद मैंने सोडियम पोटेशियम पंप के बाद एक्शन पोटेंशियल मींस कंपैटिबिलिटी में हम बात करेंगे ताकि हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की भी साथ साथ मज़ीद जो है वो क्लियर होता जाए कि असल में ये डिस्प्लेसमेंट और ये कैसे जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक ये इम्पल्स कंडक्ट हुई है। तो पहले इससे में हमने देखा कि पॉजिटिव आयंस जो हैं वो आउटसाइड में मेन सरफेस ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, इनर सरफेस में नेगेटिव चार्जेस की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ये भी हमने डिस्कस किया कि सोडियम आयन 10 फोल्ड जो है वो हायर इन कंसनट्रेशन है आउटसाइड द मेम्ब्रेन, और हमारे पास 20 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड है पोटेशियम आयन इन द इनवर्ड सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ऑर्गेनिक आयंस भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारी जो है वो न्यूरॉन की इनर सरफेस को मोर नेगेटिव बनाते हैं। और इसी तरह जो है ये इतना ब्रीफ इंस्टेंट के लिए ये सारा जो है मेथड होता है कि जस्ट फॉर 2 to 3 मिली सेकेंड रिक्वायर्ड होते हैं इन ऑर्डर टू कंडक्ट द इम्पल्स। और इसी तरह बार बार के ये इतना स्मॉल जो है वो चेंज और इतना ये स्मॉल इंस्टेंट में ये होता है कि सिर्फ एक पार्ट जो है न्यूरॉन का, एक स्पेसिफिक पार्ट, वो सिर्फ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता है और एक पार्ट एक पर्टिकुलर टाइम में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है, जिस तरह कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है। जिस तरह एक कॉम्ब है, कॉम्ब के जो ऊपर जो अगर हम अपनी फिंगर के थ्रू मूवमेंट शो करें तो एक स्पेसिफिक जो है एरिया हमारे फिंगर की कांटेक्ट में आने की वजह से जो है वो मूवमेंट शो करता है। कुछ यही वाली सिचुएशन इसकी भी है। और इसी तरह नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है, ये पॉजिटिव एंड यहाँ अपवर्ड थे, यहाँ लोअर जो है वे में मूव करें, और इसी तरह यहाँ से कंडक्ट होते होते नर्व इम्पल्स साइनेप्स तक पहुँचती है। और साइनेप्स में पता है ये मूवमेंट ऑफ ए नर्व इम्पल्स है फ्रॉम द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइड ऑफ द अदर। तो ये असल में ये वो वेव है जो नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी कि इट इज़ एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ आयंस, और आयंस की मूवमेंट है ये, सोडियम और पोटेशियम आयंस अमंग विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि द पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन द परमिबिलिटी ऑफ आयंस, जो हमारे पास सोडियम और पोटेशियम आयंस है। मीन्स के हाँ, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट का ये जो है बिलीव है कि कुछ ऐसे स्पेशल पोर्स हमारी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से परमिबिलिटी में चेंज आता है। आयंस की परमिबिलिटी में चेंज आना अक्रॉस द बैरियर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल के गेट्स होते हैं, और वो एक सोडियम गेट है, एक पोटेशियम गेट है, जो कि हमारी पूरी मेम्ब्रेन में भी जो है वो प्रेजेंट होता है। हमने एक स्पेसिफिक पार्ट ड्रॉ किया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। तो इन दोनों गेट्स में कुछ चेंजेस आती हैं परमिबिलिटी के हवाले से कि सोडियम और पोटेशियम आयंस जो है वो मूवमेंट शो करते हैं इनवर्ड भी आउटवर्ड भी ऑफ द मेम्ब्रेन सरफेस, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्स होती है, चेंज आता है, जिसकी वजह से हमारा नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है। अभी हम ग्राफिकली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी, और इस चीज़ की वजह से ही चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं और इनवर्ड सरफेस जो है वो पॉजिटिव हो जाती है और आउटवर्ड सरफेस नेगेटिव हो जाती है, रिवर्स फ्रॉम द
फर्स्ट कंडीशन जिसको हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा है। और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान न्यूरॉन जो है वो कंडक्ट कर रहा होता है इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। लास्ट हमारे पास ये पॉइंट है कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है कितना एग्जिस्ट करता है क्रॉस द मेम्ब्रेन, वो होता है +50 मिली वोल्ट और 0.05 वोल्ट, तो ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। और ये सारी चेंजेस जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की, ये अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन जो है वो अकर होती रहती है जब तक कि इम्पल्स साइनेप्स तक ना पहुंच जाए। और जैसे ही इम्पल्स साइनेप्स तक पहुंचती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीस्टोर्ड हो जाता है। उसके रिस्पॉन्सिबल भी पोटेशियम आयन की मूवमेंट है जो इस गेट के थ्रू रिस्पॉन्सिबल है। और इसी तरह न्यूरॉन को दोबारा अनदर इम्पल्स के लिए जो है वो तैयार किया जाता है। किस तरह? बाय रिस्टोरिंग द ओरिजिनल आयनिक ग्रेडियंट। ये आयनिक ग्रेडियंट मीन्स कि ये जो हमारा सोडियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा बाहर है और यहाँ पर पोटेशियम आयन्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो इनका कंसनट्रेशन ग्रेडियंट आपस में डेवलप है। वो एंड पे जब इम्पल्स एक कंडक्ट हो जाती है तो न्यूरॉन को दोबारा एक दूसरी इम्पल्स के लिए रेडी रखने के लिए इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जो है वो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट को दोबारा रिकवरी स्टेट भी हम कह सकते हैं किया जाता है, ताकि एक न्यूरॉन को दोबारा तैयार किया जा सके फॉर द कंडक्शन ऑफ अनदर इम्पल्स। अब हम देखते हैं इसको ग्राफिकली स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह ये पोलराइज से डीपोलराइज स्टेट तक जो है वो रिप्लेसमेंट हो रही है और दोबारा से रीपोलराइजेशन हो रही है, और एंड पे किस तरह रिकवरी से न्यूरॉन दोबारा तैयार किया जाता है फॉर द कंडक्शन ऑफ अनदर इम्पल्स। तो ग्राफिकली अब हमने देखा है, जो हमने भी जिसको थॉरली एक्सप्लेन किया है, ग्राफिकली अब हम इसको देख लेते हैं ताकि हमें स्टेप बाय स्टेप ये क्लियरेंस हो जाए कि आखिर जो है ये किस तरह हमारी नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रही है बाय स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ग्राफ है जिसमें हमने वाई एक्सिस पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिली वोल्ट्स में लिया है, जबकि टाइम जो है वो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। हमारे पास ये ग्राफ इस फॉर्म में आ रहा है, कर्व शो कर रहा है, जो पहले अपवर्ड और फिर डाउनवर्ड जो है वो मूवमेंट शो कर रहा है। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कंडीशन का आपको पता लगते ही ज़हन में बात आनी चाहिए कि इस जो है कंडीशन में या इस स्टेप पे हमारी जो है आउटर सरफेस मेम्ब्रेन की पॉजिटिव है, जबकि इनर सरफेस नेगेटिव है। सेकेंड स्टेप हमारा ये है, जो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी ईच स्टेप की लिखी हुई है। सेकेंड स्टेप डीपोलराइजेशन। डीपोलराइज स्टेट है, यानी नेगेटिव आयन अब आउटसाइड द मेम्ब्रेन सरफेस ज़्यादा है, जबकि इनसाइड जो है वो पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा हैं। ब्रैकेट में लिखा है कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि आपको मैंने बताया था, पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन की स्टेट की रिप्लेसमेंट का जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो है हमारे गेट्स, जो परमेबिलिटी ऑफ आयन्स को जो है चेंज करते हैं अक्रॉस द बैरियर, मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। तो सोडियम गेट जो है वो ओपन होते हैं, और सोडियम गेट के ओपन होने की वजह से सोडियम आयन्स डिफ्यूज़ होते हैं इनटू द सेल। बाहर वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड थे, तो उन्हीं की वजह से पॉजिटिव आयन जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर जो है वो पॉजिटिव आयन ज़्यादा जो है मेम्ब्रेन सरफेस के आउटसाइड कंसनट्रेटेड थे। लेकिन जो पॉजिटिव आयन के लिए कंसनट्रेशन जिसकी रिस्पॉन्सिबल थी, वही जब इनवर्ड मूव कर जाए सेल के, तो फिर इन साइड ज़्यादा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन जो है वो डीपोलराइज स्टेट क्रिएट हो गई, मीन्स रिवर्स जो है हो गए चार्जेस। तो थर्ड हमारी कंडीशन सिर्फ एक चीज़ को शो करती है कि सोडियम गेट्स क्लोज हो गए हैं और हमारे पास पोटेशियम गेट्स ओपन हो गए हैं। फोर्थ स्टेट कहलाती है रीपोलराइजेशन, यानी कि पॉजिटिव आयन दोबारा आउटसाइड है और नेगेटिव इनसाइड है। यानी कि किस तरह पोटेशियम गेट्स के ओपन होने की वजह से पोटेशियम गेट्स डिफ्यूज़ हो गए थे आउटसाइड द मेम्ब्रेन सरफेस। रिकवरी स्टेट हमारी फिफ्थ स्टेट है, जो लास्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है, नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो चुकी होती है और जो ओरिजिनल आयनिक ग्रेडियंट है सोडियम और पोटेशियम आयन का, वो दोबारा से मेंटेन हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है, और न्यूरॉन को या नर्व सेल को एक दूसरी इम्पल्स के लिए जो है वो रेडी किया जाता है, क्योंकि हमारी पहली वाली नर्व इम्पल्स साइनेप्स तक पहुंच चुकी होती है। और आगे न्यूरो ट्रांसमीटर्स का काम है कि वो रिसेप्टर्स के साथ जो है साइनेप्टिक वेसिकल्स को अटैच करवा कर जो है वो आगे डेंड्राइट ऑफ अनदर एक्सॉन तक डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन तक जो है वो इम्पल्स को कंडक्ट कर चुके होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने नर्व इम्पल्स के एक्शन पोटेंशियल को देखा।
साथ में हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का भी कंपैरिजन देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों पोटेंशियल्स की समझ आई होगी, किस तरह रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के डिस्टर्ब होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो रिप्लेस होता है। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।